शीर्षक शापित जंगल। सतपुड़ा की विंध्य पर्वतमाला के सुदूर छोर पर एक ऐसा इलाका फैला था जिसे सरकारी नक्शों में बस आरक्षित वन क्षेत्र का नाम देकर छोड़ दिया गया था। मगर आसपास के आदिवासी कबीलों और छोटे मोटे गांव में इसे केवल एक ही नाम से जाना जाता था, काला सन्नाटा। सदियों पुरानी मान्यता थी कि ये जंगल जीवित पेड़ों की धरती नहीं, बल्कि उन भटकी हुई आत्माओं का ठिकाना है जिन्हें इतिहास ने कभी मुक्ति नहीं दी। गांव के बुजुर्ग जब भी अलाव के इर्द गिर्द बैठते तो बच्चों को हिदायत देते कि जंगल की सरहद पर बंधे लाल धागों को पार करने की भूल कभी न करना। लेकिन शहर की कंक्रीट की दुनिया से आए चार दोस्तों के लिए ये बातें सिर्फ अनपढ़ ग्रामीणों के अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ न थीं। अक्षय एक जुनूनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जिसे दुर्लभ परिंदों और अनदेखे भूभागों को अपने लेंस में कैद करने का पागलपन सवार था। उसके साथ था उसका कॉलेज का सबसे पक्का दोस्त रोहित, बेपरवाह, मजाकिया और हर खतरे को हंसी में उड़ा देने वाला। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी तान्या हमेशा की तरह सतर्क और व्यवहारिक थी, जबकि उसकी छोटी बहन काव्या बेहद संवेदनशील और डरपोक स्वभाव की थी। अक्षय, हमें गांव के उस बूढ़े चरवाहे की बात सुन लेनी चाहिए थी, तान्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बाहर पेड़ों के साए धीरे धीरे लंबे होकर सड़क को निगलने लगे थे। उसने साफ कहा था कि शाम 5 बजे के बाद इस पुरानी कच्ची सड़क पर कोई नहीं जाता। अरे तान्या, तुम भी ना हर बात को हॉरर फिल्म का सीन बना देती हो। रोहित ने स्टीयरिंग घुमाते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ा। गांव वाले बस इसलिए डराते हैं ताकि कोई बाहरी आकर उनकी लकड़ी या जड़ी बूटियां न चुरा ले। अक्षय भाई, बताओ उस वाटरफॉल का शॉट कितना ज़बरदस्त आएगा। अतुलनीय होगा, अक्षय ने कैमरे के लेंस को साफ करते हुए कहा। गूगल मैप्स भले ही यहाँ काम ना कर रहा हो, लेकिन उस पुराने सर्वे मैप के मुताबिक इस रास्ते से 2 किलोमीटर आगे एक प्राचीन झील है। सुबह की पहली किरण में वहाँ की फॉग फोटोग्राफी कमाल की होगी। सूरज की आखिरी नारंगी लकीर जैसे ही पश्चिमी क्षितिज में डूबी, जंगल का मिजाज एकदम बदल गया। दिन की गर्म हवा अचानक बर्फीली और भारी हो गई। रास्ते के दोनों तरफ खड़े साल और महुआ के पेड़ इतने घने और उलझे हुए थे कि आसमान का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। अचानक गाड़ी के आगे एक अजीब सा भारी झटका लगा। एक तीखी आवाज़ के साथ एसयूवी का बायां पहिया दलदली कीचड़ और सूखी लकड़ियों के गहरे गड्ढे में धंस गया। इंजन ने एक आखिरी हिचकी ली और बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि चारों को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। रोहित ने चाबी घुमाई, लेकिन स्टार्टर की सूखी खड़खड़ाहट के सिवा कुछ हासिल न हुआ। गाड़ी तो आज रात नहीं निकलने वाली। रोहित ने नीचे उतरकर पहिए का मुआयना करने के बाद हताशा में सिर हिला लिया। एक्सल शायद किसी पुरानी लोहे की पत्ती या पत्थर से टकरा गया है। जैक लगाने की जगह भी नहीं है। अक्षय ने अपना फ़ोन निकाला। नो सर्विस। इमरजेंसी कॉल भी नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना, काव्य की आवाज़ काँप रही थी। हमें वापस मुड़ जाना चाहिए था। मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ के पीछे कोई खड़ा होकर हमें घूर रहा है। शांत हो जा काव्या, तान्या ने अपनी बहन का हाथ थामते हुए ठानस बंधाया। हालांकि उसका अपना दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। हवा में एक अजीब सी बासी और सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे वर्षों से बंद किसी तहखाने में जानवरों का मांस सड़ रहा हो। जंगल में किसी भी परिंदे या झींगुर की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एकदम घोटू भारी खामोशी। अक्षय ने अपनी 1000 ल्यूमेन वाली हैवी टॉर्च जलाई। उसकी तेज़ सफ़ेद रोशनी जब पेड़ों की झुरमुट में गई तो 50 मीटर दूर एक पुरानी 2 मंजिला लकड़ी की इमारत दिखाई दी। वो एक पुराना ब्रिटिश ज़माने का फॉरेस्ट केबिन लग रहा था, जिसकी छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था और दीवारों पर काली काई जमी हुई थी। वहाँ चलो, खुले जंगल में गाड़ी के पास खड़े रहने से बेहतर है कि हमारे सिर पर एक छत हो, अक्षय ने बैग संभालते हुए कहा। चारों दोस्त तेज़ कदमों से केबिन के बरामदे पर पहुँचे। जैसे ही रोहित ने भारी ओक की लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वो एक चीखती हुई चरमराहट के साथ खुला। अंदर धूल की बवंडर और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि केबिन के बड़े से हॉल में एक प्राचीन फायरप्लेस बना हुआ था। फर्श की लकड़ी पर गहरे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी भारी चीज़ को घसीट कर ले जाया गया हो।
उन निशानों के पास गहरा काला लाल रंग जमा हुआ था जो सूखे हुए खून जैसा प्रतीत हो रहा था। ये क्या है? काव्या ने उस निशान की ओर इशारा करते हुए मुंह पर रुमाल रख लिया। हो सकता है किसी शिकारी ने कोई शिकार घसीटा हो। रोहित ने स्थिति को हल्का बनाने की कोशिश की, मगर उसकी खुद की आवाज़ में आत्मविश्वास गायब था। उन्होंने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके फायरप्लेस में आग जलाई। आग की नारंगी लपटों ने थोड़ी गर्माहट और सुरक्षा का एहसास दिलाया, लेकिन हॉल के कोनों में नाचती काली परछाइयों ने मन के डर को और गहरा कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। तान्या और काव्या दीवारों से पीठ टिकाए आधी नींद में थीं, जबकि रोहित और अक्षय आग में नई लकड़ियां झोंक रहे थे। तभी ठीक उनके सिर के ऊपर केबिन की लकड़ी की छत पर एक आवाज़ हुई, टक चर टक। ये किसी छोटे जानवर या गिलहरी के चलने की आवाज़ नहीं थी। ये एक भारी, सुस्त और सधे हुए कदम की आवाज़ थी, जैसे कोई 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी छत के कोने से दूसरे कोने की तरफ धीरे धीरे रेंग रहा हो। रोहित एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसने पास पड़ा लोहे का भारी चिमटा उठा लिया। अक्षय, तुमने सुना? अक्षय ने टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर बढ़ा। शायद कोई तेंदुआ या लकड़बग्घा हो सकता है। तेंदुआ इतने धीमे और भारी कदम नहीं रखता। तानिया जाग चुकी थी और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। टक टक, धड़ाम। छत का एक हिस्सा टूटा और थोड़ी सी धूल नीचे गिरी। आवाज़ अब बरामदे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। लकड़ी के तख्तों के चरमराने की आवाज़ साफ बता रही थी कि कोई नीचे उतर रहा था। अक्षय ने खिड़की के टूटे हुए शीशे से टॉर्च की तेज बीम बाहर फेंकी। जो दृश्य सामने आया, उसने अक्षय की रीढ़ की हड्डी में बर्फ की तरह ठंडक भर दी। सामने खड़े विशाल महुआ के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज़्यादा, कम से कम 8 या 9 फीट थी। उसका शरीर बेहद दुबला, कंकाल जैसा था। उसकी चमड़ी राख जैसी स्लेटी थी। उसके दोनों हाथ इतने लंबे थे कि उसकी उंगलियां घुटनों से भी नीचे ज़मीन को छू रही थीं। जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो अक्षय ने देखा कि उसकी नाक और होंठ नहीं थे, बस चेहरे के बीचों बीच 2 गहरे अंगारे की तरह दहकते लाल गड्ढे थे। वो प्राणी पलक झपकते बिना किसी सीधी रोशनी में देख रहा था। फिर उसने अपने जबड़े को अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खोला, जिससे नुकीले आरी जैसे दांतों की कतारें दिखने लगीं। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो साया बिना किसी आहट के हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। भागो! अक्षय ने पूरी ताकत से चीखते हुए दरवाज़ा खोला। यहाँ से बाहर निकलो अभी! चारों दोस्त बदहवास होकर केबिन से बाहर भागे। रात की ठंडी हवा उनके चेहरों पर चाबुक की तरह लग रही थी। अक्षय आगे आगे टॉर्च लेकर दौड़ रहा था। उसके पीछे तान्या और काव्या थीं और रोहित सबसे पीछे लोहे की रॉड ताने पहरेदारी कर रहा था। वो उस दिशा में दौड़े जहां उन्होंने गाड़ी छोड़ी थी, लेकिन 50 मीटर चलने के बाद अक्षय के कदम ठिठक गए। सड़क गायब थी। जिस पगडंडी से वो आए थे, वहां अब विशालकाय कांटेदार झाड़ियों और अजीब तरह से मुड़े हुए पेड़ों की एक अभेद दीवार खड़ी थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस कदर गुंथी हुई थीं, मानो किसी ने लकड़ी का विशाल पिंजरा बना दिया हो। ये संभव नहीं है। रोहित पागलों की तरह झाड़ियों पर रॉड मारने लगा। हम यहीं से आए थे। ये रास्ता यहीं था। जंगल बदल रहा है। तानिया रो पड़ी। ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। तभी अचानक एक ठंडी सड़ांध भरी हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि अक्षय के हाथ से टॉर्च छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी और उसकी रोशनी का एंगल टेढ़ा हो गया। उसी क्षण काव्या के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। काव्या! तान्या चिल्लाई। काव्या घुटनों तक ज़मीन के अंदर धंस चुकी थी। टॉर्च की तिरछी रोशनी में जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। ज़मीन की सड़ी हुई मिट्टी और पत्तों के नीचे से दर्जनों काले सूखे हड्डियों जैसे इंसानी हाथ बाहर निकल आए थे। उन हाथों की लंबी गंदी नाखूनों वाली उंगलियों ने काव्या के टखनों और पैरों को कसकर जकड़ रखा था और उसे ज़मीन के अंदर खींच रही थीं। मुझे बताओ, ये मुझे खींच रहे हैं। मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रहे हैं। तान्या! काव्या दर्द और डर से तड़प रही थी। अक्षर रोहित फौरन आगे झपटे।
अक्षय ने काव्या के दोनों हाथ पकड़े और रोहित ने लोहे की रॉड से उन बर्फीले काले हाथों पर प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही रॉड उन हाथों पर पड़ती, सड़ी हुई हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज़ आती और ज़मीन से काले गाढ़े तरल के फव्वारे फूटने लगते। पूरी ताकत लगाकर अक्षय और तान्या ने काव्या को ज़मीन के उस दलदल से बाहर खींच लिया। जैसे ही काव्या बाहर आई, चारों तरफ के पेड़ों से फुसफुसाहटों का एक भयानक सैलाब उमड़ पड़ा। ये किसी एक इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये हज़ारों औरतों, मर्दों और बच्चों की एक साथ रोती, चीखती और हंसती हुई मिली-जुली आवाज़ें थीं जो हवा के साथ गूंज रही थी। जिंदा आए हो, माटी बनकर जाओगे, इस जंगल की प्यास तुम्हारे लहू से बुझेगी। वातावरण का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। अक्षय ने टॉर्च उठाई और सामने देखा। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी लटकती हुई दाढ़ियों और शाखाओं से दर्जनों इंसानी खोपड़ियाँ और सड़े गले कंकाल लटक रहे थे और उस पेड़ की सबसे मोटी डाल पर वही भयानक विशाल साया बैठा था। उसके लंबे हाथ बरगद की जड़ों से लिपटे हुए थे। उसकी लाल दहकती आंखें सीधे रोहित पर टिकी थीं। साया ने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ उठाया और जंगल की दिशा में एक इशारा किया। अचानक जमीन में भयानक कंपन हुआ। पेड़ों की जड़ें विशाल सांपों की तरह जमीन फाड़कर बाहर निकलने लगीं। अक्षय को अचानक गांव के उस बूढ़े चरवाहे की एक और अधूरी बात याद आई, जिसे उसने दोपहर में अनदेखा कर दिया था। अगर कभी उस काले साये से सामना हो जाए तो सिर्फ बहता हुआ पानी ही तुम्हारी जान बचा सकता है। वो शैतान बहते पानी की सीमा पार नहीं कर सकता। पानी! अक्षय चिल्लाया। नदी की तरफ भागो, बाईं तरफ ढलान है, वहां से पानी की आवाज़ आ रही है। रुको मत! चारों ने जान की बाजी लगाकर बाईं ओर की पथरीली ढलान की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से पेड़ों के टूटने, जड़ों के चीरने और उस साये की भयानक अमानवीय गुर्राहट की आवाज़ें उनका पीछा कर रही थीं। दौड़ते दौड़ते एक नुकीले पत्थर से टकराकर रोहित का पैर मुड़ गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। लोहे की रॉड उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रोहित उठो! अक्षय ने उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ा। अक्षय मत मत आओ, भागो! रोहित की आंखें दहशत से बाहर आ गईं। अक्षय ने देखा कि वो साया हवा में तैरता हुआ रोहित के ठीक ऊपर आ चुका था। उस जीव ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां रोहित के कंधों में धंसा दी। रोहित के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। साये का भयानक बिना नाक वाला चेहरा रोहित के कान के पास झुका और उसकी आंखों के दोनों लाल अंगारे रोहित की आंखों की पुतलियों को सोखने लगे। भागो, तानिया और काव्या को बचाओ! रोहित की आवाज़ एक धीमी घुरघुराहट में बदल गई। अगले ही पल एक गाढ़े काले कोहरे ने रोहित और उस साये को पूरी तरह ढक लिया। जब हवा का वो झोंका गुजरा तो वहाँ सिवाय खून से सने पत्तों के कुछ नहीं था। रोहित गायब हो चुका था। अक्षय की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रुकने का समय नहीं था। उसने रोती हुई तानिया और बदहवास काव्या का हाथ पकड़ा और ढलान से नीचे छलांग लगा दी। सामने उफनती हुई पहाड़ी नदी की बर्फीली धारा बह रही थी। बिना एक पल सोचे अक्षय ने दोनों बहनों को साथ लिया और उस तेज बहाव वाले बर्फीले पानी में कूद गया। पानी का तापमान हड्डियों को जमा देने वाला था। तेज लहरें उन्हें पत्थरों से टकराते हुए बाहर ले जाने लगी थीं। अक्षय ने मुड़कर किनारे की तरफ देखा। वो विशाल साया नदी के किनारे आकर रुक चुका था। पानी की एक भी बूंद उसे छू नहीं पा रही थी, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। उसने अपनी लंबी भुजाओं को आसमान की तरफ फैलाया और एक ऐसी गगनभेदी, रूह कपा देने वाली चीख निकाली जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। अक्षय का सिर पानी के अंदर एक बड़े पत्थर से टकराया और उसकी आंखों के आगे गहरा अंतहीन अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब अक्षय की आंखें खुलीं तो उसकी नज़रों के सामने सफ़ेद छत और ड्रिप की नली थी। वो ज़िला अस्पताल के एक वार्ड में था। उसके पास के बेड पर तानिया और काव्या लेटी हुई थीं। दोनों सुरक्षित थीं, लेकिन उनके चेहरों पर वो डर हमेशा के लिए जम चुका था। गांव के मछुआरों ने उन्हें सुबह सुबह नदी के निचले किनारे पर फंसा हुआ पाया था और अस्पताल पहुंचाया था। दोपहर में पुलिस के 2 अधिकारी और वन विभाग के रेंजर अक्षय का बयान लेने आए। अक्षय ने जो कुछ देखा था वो सब सच सच कह सुनाया।
लेकिन पुलिस वालों के चेहरों पर अविश्वास की एक ठंडी मुस्कान थी। मिस्टर अक्षय, आप लोग हाइपोथर्मिया और शॉक में थे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। उस इलाके में कोई पुराना केबिन नहीं है। वो केबिन 1984 की एक भीषण आग में पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, जिसमें एक पागल तांत्रिक और उसके दसियों बंधक जिंदा जल गए थे। रही बात आपके दोस्त रोहित की, तो रेस्क्यू टीम को वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। वो शायद नदी में बह गया होगा। अक्षय कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि दुनिया इस खौफ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। शाम को जब पुलिस चली गई तो अक्षय ने अपने बैग से अपना DSLR कैमरा निकाला। वाटरप्रूफ केसिंग की वजह से कैमरा पूरी तरह सुरक्षित था। उसने कांपते हाथों से मेमोरी कार्ड को चालू किया। उस रात उसने जो कुछ तस्वीरें ली थीं वो ज़्यादातर धुंधली थीं, लेकिन मेमोरी कार्ड के आखिरी हिस्से में एक ऐसी तस्वीर सेव थी जिसे देखकर अक्षय की आत्मा कांप गई। वो तस्वीर उस समय की थी जब अक्षय नदी में कूदने ही वाला था और उसका कैमरा ब्रेस्ट मोड पर ऑन रह गया था। तस्वीर में नदी किनारे घने काले कोहरे के बीच रोहित खड़ा था। उसका शरीर एकदम सीधा और निर्जीव था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह सफ़ेद और खाली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक डरावनी मुस्कान थी और उसके ठीक पीछे बरगद के उस विशाल तने पर ताज़े खून से हिंदी में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था, तुम नदी पार कर गए पर तुम्हारी परछाई इसी जंगल में छूट गई है, मैं आऊँगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।